125 लोगों की कंपनी 72,000 पाउंड के साथ पूरी इंडिया को अपना गुलाम बना लेते। इनका एक मेन मोटिव था पैसा और सिर्फ पैसा कमाना, चाहे उसके लिए ह्यूमैनिटी का लॉस हो, चाहे किसी जगह का लॉस हो, चाहे पूरे देश को गुलाम ही क्यों ना बनाना पड़ जाए। उसकी इकोनॉमी हमारी इंडिया की इकोनॉमी के आगे कुछ भी नहीं थी। थॉमस रो था वो वापस आकर ईस्ट इंडियन कंपनीज के जो ऑफिशियल्स थे उन्हें बोलता है कि जो मुगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इनसे लड़ वगैरह नहीं सकते। अब इस टाइम पर ईस्ट इंडियन कंपनी को समझ आ जाता है कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई है। इस गलती के बाद ब्रिटिशर्स ने ईगो नहीं दिखाया बल्कि माफ़ी मांगना चालू किया और इन्होंने कई सालों तक माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि पैरों तक में गिर गए। ये उस टाइम की फ्रेंच पेंटिंग है जिसमें औरंगजेब से ये माफ़ी मांग रहे हैं। और कुछ टाइम बाद 1690 में इनको माफ़ कर दिया जाता है, पर 1.5 लाख का जुर्माना भी इनको दे दिया जाता है कि तुम भरो। और उसके बाद ये कुछ सालों तक काफ़ी आराम से काम करते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं और सही टाइम का ये वेट करते हैं। इनको वो सही टाइम मिलता है 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। बैक टू बैक एम्पायर चेंज होने लगते हैं। जैसे औरंगजेब के बाद आजम शाह आया, उसके बाद शाह आलम फर्स्ट आया, वो मुगल एम्पायर बना। उसके बाद जहांगीर शाह आया, वो मुगल एम्पायर बना। उसके बाद फारूक सियार आया, वो मुगल एम्पायर बना। अगले 10 सालों तक ये सब चलता रहता है। अब साल आता है 1717। उस टाइम पर जो मुगल एम्पायर था वो था फारूक सियार। ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। उन्होंने फारूक को बैक टू बैक गिफ्ट भिजवाना चालू किए, क्योंकि वो बंगाल से शुरू से ट्रेड करना चाहते थे, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया, क्योंकि यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे बंगाल में ट्रेड करके। तो उसके लिए ये इसको चापलूसी टाइप मतलब गिफ्ट भेजना शुरू कर देते हैं इसको अपनी तरफ करने के लिए। और इनका जो एक सर्जन था विलियम हैमिल्टन, इसने कोई फारूक की कोई बीमारी ठीक कर दी थी, तो इससे फारूक बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। और ब्रिटिशर्स के कहने पर ये जो बंगाल का एम्परर था, जो मतलब उस टाइम जो बंगाल को कंट्रोल करते हैं, उसको एक फरमान भेजता है कि आज से ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेड करेगी। मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा है वो उनको नहीं देना पड़ेगा, पर जो साल का जो टैक्स है 3000 रुपये वो इनको देना पड़ेगा। ईस्ट इंडियन कंपनी का चीफ ऑफ फैक्ट्री था, उसे ये भी परमिशन मिल गई थी कि वो सामान इधर से उधर बिना चेकिंग के ले जा सकता है। और जो बंगाल का एम्परर था उसे ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे ब्रिटिशर्स के बारे में पता था, पर वो क्या कर सकता था, बिकॉज वो मुगल एम्परर का ही पार्ट था। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि मुगल साम्राज्य जो था वो 12 प्रोविंस में बटा हुआ था और हर एक प्रोविंस को गवर्नर संभालते थे। तो जब मुगल एम्पायर टिकते नहीं थे, बैक टू बैक राजा चेंज हो रहे थे, तो इन सभी गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। इन्होंने एज अ किंगडम ऑपरेट करना शुरू कर लिया और जो गवर्नर थे इन्होंने अपने आप को नवाब बना लिया। इसी तरह से जो बंगाल का गवर्नर था उसने भी अपने आप को नवाब बना लिया और एज ए इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पर जो मुगल साम्राज्य को वो टैक्स देते रहते थे, पर इसी तरह कई और जो प्रोविंस थे उन्होंने टैक्स देना तक बंद कर दिया था। तो धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था वो फाइनेंशियली वीक होने लग गया। और इसी बीच में जो मराठा सिख थे उन्होंने भी मुगल साम्राज्य के ऊपर हमला करके काफी सारा एरिया अपने पास रख लिया। मुगल्स का पूरा खजाना खाली हो जाता है और इनको सिर्फ एक जगह से टैक्स रेवेन्यू आता है, वो है बंगाल से। अब होता क्या है कि यार 1756 में जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दन खान, उसकी डेथ हो जाती है और उसी टाइम पर जो नया नवाब बनता है वो है सिराजुद्दौला खान। नाम शायद मैंने अच्छे से नहीं लिया। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूलर था, इसको ब्रिटिशर्स की सारी करतूतों के बारे में पता था। इसकी मेनली 3 दिक्कतें थी। पहली, जो कि ये मुगल एम्परर को बैक टू बैक गिफ्ट भिजवा के और उनकी पॉलिसीज का गलत मिसयूज कर रहा था और इसके साम्राज्य में जो भाग जाते थे या फिर जो बागी हो जाते थे उसको ये ब्रिटिशर्स जो थे अपने पास रख लेते थे लालच देकर। और जो तीसरी दिक्कतें थी, ये बंगाल में ट्रेड के नाम पर जगह जगह पर किले बनाए जा रहे थे। तो इसने काफी बार ब्रिटिशर्स को समझाया कि तुम ऐसा मत करो, पर उन्होंने कहा सुना। तो इसके बाद ये एकदम से क्या करता है कि ये 30,000 सोल्जर्स के साथ कैलकाटा में जो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी उस पर हमला कर देता है और उस पर जो वर्कर्स सभी काम कर रहे थे उनको कालकोठरी में बंद कर देता है, जहां पर बहुत सारा अंधेरा था। और अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। और ये पहली बार ऐसा झटका था जो ब्रिटिशर्स को मिला था, बिकॉज इससे पहले वो चापलूसी करके या गिफ्ट देके या फिर लालच देके अपना काम निकलवा लेते। पर ये जो पहला झटका था जो सिराजुद्दौला ने दिया इन सबको, वो इनके लिए नई चीज थी। ये पहली बार था जब इनको डायरेक्ट लड़ाई में उतरना पड़ा। तो जो साउथ में जो ब्रिटिशर्स थे वहां से ये भेजते हैं रॉबर्ट क्लाइव को कि जो इसने किया है इसको आप ठीक करके आओ, वहां पर जो सिचुएशन है उसको सही करके आओ। पर ये डायरेक्ट लड़ाई में उतरने के अलावा ये वहां पर भी जाके पॉलिटिक्स खेलता है। मीर जाफर जो सरिज का आर्मी कमांडर था वो राजा बनना चाहता था और वहां पर एक जगत सेठ करके एक रिच आदमी था जो लोगों को लोन वगैरह देता था और उसको ये डर था कि कहीं सरिज उस पर अटैक ना कर दे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इन दोनों से मिलता है और इनको लालच देके अपनी तरफ कर लेता है। जैसे मीर जाफर को
बोला कि लड़ाई होने के बाद हम तुम्हें राजा बना देंगे बंगाल का। तो इस तरह से 23 जून 1757 को लड़ाई शुरू हो जाती है और जो मीर जाफर था वो बैकफुट पर होता है और लड़ाई के बीच में बारिश होने के कारण इनके जो वेपन्स थे वो भीग जाते हैं, पर ब्रिटिशर्स अपने वेपन्स कवर कर लेते हैं। तो उसके बाद जो मीर जाफर था वो जो फौज होती है उनको पीछे कर लेता है, जिससे ब्रिटिश आर्मी की जीत हो जाती है। अपने वादे के हिसाब से मीर जाफर को बंगाल का राजा बना देते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये इन्होंने वादा पूरा किया, वादे तो इन्होंने हजारों बार तोड़े हैं, पर ये इनकी एक पॉलिसी थी कि ये अपना एक पपेट राजा बना के रखते थे, ताकि किसी भी देश पे अगर कंट्रोल करना हो उनके रेवेन्यू सिस्टम पर, उनके जो टैक्स मॉडल था उन पर, तो एक ये अपना पपेट राजा उस पर बिठा देते थे और अपने हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करवाते थे और रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। बिकॉज ये किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, इनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि किसने किसको मार दिया, किसने कोई चोरी कर दी या कुछ भी वगैरह। इनका एक डायरेक्ट रूल था कि सीधा रेवेन्यू पर कंट्रोल करना है, उसके लिए ये एम्परर को अपनी तरफ कर लेते थे या फिर उस देश के राजा को। और दूसरा कारण ये भी था कि ब्रिटिशर्स खुद राजा नहीं बनते थे, क्योंकि अगर ये खुद राजा बनते हैं तो एक गोरे को राजा बनता देख जो आम जनता थी वो रिवोल्ट भी कर सकती है, मतलब दंगे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शातिर थी इस हिसाब से। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना सारा फोकस और पैसा उस पर्टिकुलर एरिया को लूटने पर रखते थे। लूट, ये जो वर्ड आप सुन रहे हैं, ये उस टाइम पर ही इजाद हुआ था जो आज आप डिक्शनरी में पढ़ते हैं। तो इन्होंने आगे बंगाल पे 3 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया, जो लड़ाई इन्होंने की लगभग आज के टाइम पर 3000 करोड़ रुपए, और वहां का जो टैक्स का जो सिस्टम था वो अपने अंडर ले लिया है। ये आगे चल के कई तरह से एग्रीमेंट करवाते थे और एग्रीमेंट ना पूरा होने पर उस पर्टिकुलर एरिया के जो सारे टैक्स के जो राइट्स थे वो अपनी तरफ कर लेते थे। और इसके बाद इन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी या ये किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व होते थे तो उसका ये सारा खर्चा दूसरे पर डाल देते थे कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ी है, तो इसका जो सारा खर्चा है वो तुम्हें देना पड़ेगा। इस पूरी लड़ाई को बैटल ऑफ प्लासी भी कहा जाता है। इसके बाद इनको समझ में आ जाता है कि असली कमाई तभी होती है जब पॉलिटिकल कंट्रोल आता है, क्योंकि जब इनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल आया तो जो सारा का सारा रेवेन्यू था और टैक्स था वो इनके पास आने लगा। अब इन्होंने जो बंगाल में अपना नवाब बना के रखा था उन पर आम जनता से काफी ज्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे आम लोगों से। तो आम लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर था नवाब के ऊपर। तो ये आगे चल के क्या करते हैं, 1764 में नवाब, जो अवध का नवाब था, जो और जो मुगल एम्परर था जो रह गया था जो थोड़ा बहुत, और जो बंगाल का जो नवाब था, वो मिलके सारे ब्रिटिशर्स पर अटैक कर देते हैं, जिसको बैटल ऑफ बक्सर भी कहा जाता है। और इस पे जो इनका जो कुछ तकनीकी थी या फिर कह दो कि जो इन्होंने प्लानिंग की थी वो सही नहीं होती है, तो ये वो भी युद्ध हार जाते हैं। और इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था वो अपने आप को बंगाल का चीफ ऑफ सेक्रेटरी घोषित कर देता है, और जो बंगाल के दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडियन कंपनी अपने पास रख लेती है। मतलब अब जो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा और जितना भी टैक्स आएगा वो सारा का सारा ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जाएगा। तो अगर इस पूरी गेम को अगर मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, जैसे कि कोई डैम का प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है और उनको बोलती है कि डैम के ऊपर से गाड़ियां भी जाएंगी, क्योंकि एक हिसाब से ये रास्ता भी बन जाएगा, तो आप अपने हिसाब से टोल कलेक्ट कर सकते हो, और इससे जो बिजली प्रोड्यूस होगी उसका आप मंथली जितना भी चार्ज करना चाहो शहरों से वो आप कर सकते हो। पर ऐसा हो जाए कि अगर जो प्राइवेट कंपनी है उसके जो लीडर हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए और वो गवर्नमेंट को जो टैक्स होता है वो देना बंद कर दे, जैसे गवर्नमेंट जैसे करती है कि आप सालाना हमें इतना टैक्स दो या फिक्स अमाउंट आप हमें इतना दे सकते हो, वो चीज़ें ये बंद कर दे देना और गवर्नमेंट के आदमी को मार दें या फिर अपनी तरफ कर लें, और सारा का सारा जो टैक्स है जो उनको कमाई हो रही है वो अपने पास ही रख लें और गवर्नमेंट को कुछ भी ना दें, और बाद में लोगों को ये बोल दें कि जो बिजली है वो देना सरकार का काम है, और जो टोल वगैरह का या जो सड़कें रिपेयर करनी है डैम के ऊपर वो भी सरकार का काम है। तो इसी तरह से ये ईस्ट इंडियन कंपनी ने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही किया। इन्होंने बिहार उड़ीसा से इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया कि वहां पर कुछ बचा ही नहीं और वहां पर अकाल पड़ गया, जिससे वहां पर 70 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हम ऐसा कह सकते हैं कि अकाल नेचुरल तरीके से आता है, पर इसके पीछे जो मेन रीजन था वो ईस्ट इंडियन कंपनी की एग्रेसिव पॉलिसी थी। और उसके बाद ये यहाँ पर भी नहीं रुके, जो टैक्स बनता था मरे लोगों का, उनका ये जो जिंदा लोग बच गए थे उनसे कलेक्ट करती थी, और जो बचा हुआ अनाज था वगैरह, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, उसको भी अपने पास सारा रख लिया था, और इनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो गया था। तो
जैसे आगे किसी भी राजा को ये खरीद लेते या फिर उसको गिफ्ट भिजवा के अपनी तरफ कर लेते थे, लेकिन ये अब आम बात हो गई थी। कभी बंगाल का जो रीजन था वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस इलाका माना जाता था, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इलाका माना जाता था, पर इन्होंने लूट लूट कर वहां पर भूखमरी फैला दी और इन्होंने जितना पैसा लूटा वो सारा अपने ब्रिटेन में पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बाद इनकी जो ग्रीड थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। नॉर्थ इंडिया पे इनका सारा कंट्रोल लगभग हो चुका था और इसके बाद इनका दिमाग आगे चल रहा था कि साउथ के एरिया में कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब इनका दिमाग चल रहा था। अब ये देखिए, ये उस टाइम का मैसूर है और यहाँ पर ये मालाबार कोस्ट, और इस कोस्ट से यहाँ का जो राजा था वो ट्रेड करता था और इस कोस्ट पर ईस्ट इंडियन कंपनी की नजर थी। तो जो मैसूर का राजा था हैदर अली, उसको ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में पता था और इनकी हरकतों के बारे में भी वो अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो इनकी कोई भी एक्टिविटी अपने आसपास के एरिया में नहीं होने देता था। और दूसरी चीज, यहाँ का जो राजा था वो फ्रेंच कंपनीज के साथ ट्रेड करता था, तो अगर वो ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व होने देता तो ये सभी उनके रिलेशंस खराब हो जाते, तो ये ब्रिटिशर्स को दूरी रखते थे। और इन सभी चीजों की वजह से 1761 में वॉर होती है और इसमें हैदर अली ईस्ट इंडियन कंपनी को बुरी तरीके से हरा देता है। और उसके बाद फिर से 1780 में फिर से वॉर होती है, इसमें फ्रेंच जो आर्मी थी वो भी मदद करती है और इसमें जो है हैदर अली वो मारा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट उनका राजा बनता है उसका बेटा टीपू सुल्तान 1783 में। बिकॉज अब सारा कुछ ये जो चीज़ें थी लड़ाई के बीच में हो रही थी, तो काफ़ी सारा एरिया है जो टीपू सुल्तान के हाथ से निकल जाता है और ईस्ट इंडियन कंपनी के पास चला जाता है और उसके बाद एग्रीमेंट हो जाता है। पर टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में पता था कि ये दोबारा अटैक करेंगे, तो जो टीपू सुल्तान था वो काफ़ी मॉडर्नाइज माइंडसेट का था, तो जो वो फ्रेंच से काफ़ी हथियार वगैरह इंपोर्ट करता है, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करता है। तो इस बार ईस्ट इंडियन कंपनी अटैक करती है टीपू सुल्तान के ऊपर और जो नवाब थे मराठा और हैदराबाद के, उनसे भी ये मदद लेती है और टीपू सुल्तान का आधा साम्राज्य हथियार लेती है और इनके दोनों बच्चों को अपने पास कैद कर लेती है। और टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडियन कंपनी बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं करोगे और 3 करोड़ रुपए जो ये सारा युद्ध हुआ है इसका तुम फाइन नहीं दोगे, तब तक हम तुम्हारे दोनों बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। पर टीपू सुल्तान इन सभी चीज़ों को इनकार कर देता है और वो आसपास के किंगडम में मदद मांगने के लिए जाता है और काफ़ी जगह वो ट्राई करता है पर कुछ नहीं होता और इसके बाद फाइनल अटैक करती है ईस्ट इंडियन कंपनी और टीपू सुल्तान को वो मार देती है। तो ये टीपू सुल्तान के खजाने से करीब 2 मिलियन यूरो, करीब 1800 करोड़ का आज की रेट में गोल्ड होगा, वो चुराया, कई सारे वैल्यूएबल आइटम्स चुराए और इसके बाद 1803 में इन्होंने मुगल कैपिटल दिल्ली में भी अपना कब्जा कर लिया था। अब बादशाह के पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं बचा था और लगभग पूरा मुगल एम्पायर अब तक ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद इन्होंने मराठा एम्पायर पर भी कई बार हमला किया, कई बार मल्टीपल वॉर्स होती हैं और फाइनली ये मराठा सिखों के ऊपर भी अपना पूरा रूल कर लेते हैं, जिनकी मदद से इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। इसके बाद आगे चलकर इनका सिख एम्पायर के ऊपर भी ये पूरा कंट्रोल कर लेती हैं, यहाँ पर भी कई सारी मल्टीपल वॉर्स होती हैं और फाइनली ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करते हैं। इस डॉक्ट्रिन के तहत अगर कोई इंडियन रूलर जिसकी डेथ हो जाती है और उसका आगे कोई अगर मेल वारिस नहीं है तो उसका जो पूरा राज्य था वो ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडियन के अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। अब इस डॉक्ट्रिन के तहत कई सारे राज्य जैसे अवध हो गया, झांसी हो गया, ये कई सारे राज्य इनके कंट्रोल में आ चुके थे। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ इंडिया में ही गड़बड़ कर रहे हैं, ये अपने देश ब्रिटेन में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे। इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ गया था। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग थे, वे वहाँ की गवर्नमेंट के साथ नज़दीकियाँ बनानी शुरू कर दी, वहाँ की सीटों को खरीदना शुरू कर दिया, MLA MPs के साथ रिलेशन बनाया, उनको गिफ्ट देकर अपनी तरफ कर लिया और अपने हिसाब से कई सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चलाए, कई सारी पॉलिसीज़ अपने हिसाब से करवाई। तो इस बारे में उनकी गवर्नमेंट को भी काफ़ी पता लग चुका था कि ये क्या कर रहे हैं, तो इनके ऊपर एक पार्लियामेंट बैठती है और ईस्ट इंडियन कंपनी को हटा दिया जाता है और जो इंडिया पर इनका जो रूल चल रहा था वो ईस्ट इंडियन कंपनी से सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अपने अंडर में कर लिया था और जितनी भी पोजीशंस थी, रेवेन्यू सिस्टम था, टैक्स था, वो सारा अपने कंट्रोल में ले लिया था और ईस्ट इंडियन कंपनी को खत्म कर दिया। अब इसके बाद जो इंडिया को इन्होंने तो खूब लूटा ही लूटा और जो फॉरेन एक्सचेंज इनकम थी उसको भी सीधा लंदन में भेजना शुरू कर दिया, जिससे इंडिया कभी मॉडर्नाइज हुआ ही नहीं और ना ही हो पाया, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने का एक भी रुपया नहीं बचा था, ये सारा कुछ अपने देश लेके चले गए। अब अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो इन्होंने इतनी लूट मचाई, पहले उन्होंने लोगों का टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया और उसके बाद उन्हीं के टैक्स से पैसे से उनकी चीजें खरीद के अपने देश में भेजी। मतलब इन्होंने जितना भी आज तक भेजा पैसा या सोना कुछ भी, वो सब फ्री में भेजा और आम लोगों को और आम जनता को इस चीज का पता ना चले, इन्होंने 2
डिपार्टमेंट बना रखे थे। पहला जो टैक्स कलेक्ट करती थी और दूसरा जो इनसे सामान खरीदती थी, जिसकी वजह से आम जनता को कभी पता ही नहीं लगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, ईस्ट इंडियन कंपनी ने इंडिया में डाका डाला, वो भी बहुत प्लान और प्रोफेशनल तरीके से। पर आज की डेट में अगर हम देखें तो इनकी जीडीपी है सिर्फ $3 ट्रिलियन और हमारा इंडिया इतना सब लुटाने के बाद भी वापस दोबारा स्टैंड कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं लाइक हिस्ट्री के ऊपर या फिर करंट अफेयर्स के ऊपर या किसी भी नॉलेजेबल चीज के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और लाइक भी कर दिए मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू।